नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह रावत आज हिंदी काव्य शिक्षण के अंतर्गत आपके समक्ष एक बार फिर से आपके ही पाठ्यक्रम की एक और कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का नाम है उषा और कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय से अपने आप को अवगत करा लें। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग ही छवि है और उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। जन्म इनका 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई और उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 में एक पुस्तक लगती है कृतिका, उसमें भी इनका एक जो चैप्टर है वो है आखिरकार किस तरह मैं हिंदी में आया। उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इन्होंने दिल्ली में उकील आर्ट्स ऑफ स्कूल से अपनी चित्रकारी का जो कार्य है वो शुरू किया था। अब आगे देखिए, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में कार्य किया है और चुका भी हूँ नहीं मैं, ये 1977 में इस काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और कबीर सम्मान से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हुआ। अब कुछ साहित्यिक परिचय हम देख लें। आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवियों में इनको गिना जाता है और हिंदी और उर्दू के ये विद्वान थे। आपको पता होना चाहिए कि घर में पूरा माहौल उर्दू का था। अंग्रेजी में इन्हें विशेष रुचि थी। कुछ प्रारंभिक कविताएं अंग्रेजी में भी लिखी इन्होंने और बाद में श्री हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा से ये हिंदी में आए। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान लिया जाता है और ये एजरा पाउंड से ये प्रभावित थे, उनकी शैली से प्रभावित थे, तो इन्होंने की कविताओं में उनकी छाप देखने को मिलती है। शमशेर बहादुर सिंह जो है दूसरा सप्तक के कवि हैं। इन्हें अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में शामिल किया गया था। शमशेर बहादुर सिंह ने कविताओं के समान चित्रों में भी प्रयोग किए हैं और वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। यानी इनकी कविताओं में आपको बिंबों की एक अनुपम छटा देखने को मिलेगी और चित्रकार रहे हैं, इसलिए जो इन्होंने अपनी पेंसिल से या कल अपनी कूची से जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वैसे ही शब्दों के माध्यम से अपनी कविताओं में चित्र बनाए हैं। तो आइए आगे हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं। इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर की गज़लें, ये इनकी कुछ काव्य संकलन हैं। कुछ इनके गद्य संकलन देख लीजिए। दुआब जो निबंध संग्रह है, प्लाट का मोर्चा कहानियाँ हैं, वह स्केच और शमशेर की डायरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस कविता के प्रतिपाद्य पर हम सबसे पहले अपनी नज़र डाल लें। तो आप देखिए, इस कविता का नाम क्या है? उषा। और उषा जो है एक ऐसा समय है जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है, उसे हम उषा कहते हैं। और ये जो समय है, इस समय किस प्रकार का वातावरण रहता है और सूर्योदय तक जो वातावरण है उसका एक गतिशील चित्रण इस पूरी कविता में किया गया है। आप देखेंगे कि जो पल पल परिवर्तित होता हुआ जो परिवेश है प्रकृति का, वो इसमें बहुत अच्छे ढंग से नए नए उपमानों का प्रयोग करते हुए एक बिंबात्मक ढंग से कवि ने दिखाया है। तो हम इस कविता में पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कविता जो उषा है, इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। यानी एक बिंबात्मक भाषा इन्होंने यूज की है और कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का एक अद्भुत प्रयास किया है। यानी प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें शब्दों के माध्यम से इस कविता में, बहुत छोटी कविता है लेकिन आपको हर जो पल है वो जो परिवर्तित हो रहा है उसको आप शब्दों के माध्यम से आप पढ़ेंगे और अपने जो मनस पटल पर आप इसको महसूस करेंगे। कवि भोर की आसमानी गति की और धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना भी कर रहा है इस पूरी कविता में। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है और जो जीवंत परिवेश है वो शहर का जीवंत परिवेश नहीं है, वह गांव की सुबह से जुड़ता है वह परिवेश। और आपको पता है कि इसमें जितने भी उपमान दिए गए हैं, चाहे सिल दी गई है, चाहे राख से लिपा हुआ चौका दिया गया है, स्लेट की कालीमा दी गई है, उस पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ की कल्पना की गई है, जो नए बिंब, नए उपमान और नए प्रतीक दिए गए हैं वो आपको गांव में देखने को मिलेंगे। आपको शहर में, आपको कई बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि शहर में इस प्रकार की चीज़ें होती भी हैं।
तो ये आपको जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इन चीज़ों से आप इस प्रकृति के पल पल परिवर्तित होते स्वरूप को आप एहसास करेंगे। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता का आदर्श वाचन करेंगे, तो साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो देखिए, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि प्रातः नभ का वर्णन किया है कवि ने। प्रातः नभ के बारे में कवि ने बताने की कोशिश की है कि जो सूर्योदय से ठीक पहले का जो आसमान होता है, जो नभ होता है, वो कैसा दिख रहा है। आपको सभी को पता है कि सूर्य के उदय होने से, यानी जो पूरा जो क्षितिज है वो अरुण की आभा में रंगने से पूर्व जो आसमान का जो कलर है वो बिल्कुल एकदम अंधेरे से, और उसमें थोड़ा सा एक सफ़ेदी या लालिमा जब थोड़ी सी आती है, उससे पहले जो होता है वो एक नीले शंख जैसा लगता है। अंधेरा भी है लेकिन थोड़ी नीलिमा लिए हुए है वो। और भोर का नभ कैसा लग रहा है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका। जैसे थोड़ा सा और उजाला होने की शुरुआत होती है तो राख से लिपा हुआ चौका माना गया है। और चौके के लिए भी एक ब्रैकेट में पंक्ति लिखी गई है कि अभी गीला पड़ा है। तो आप इसको समझिए कि जो राख का जो कलर है, जब हम उसको गीला कर देते हैं, यदि किसी चौके पर लीप देते हैं अपने, जो आप कोई भी चौका है या कोई भी खाना बनाने की जो जगह है वहाँ चौका है, वहाँ पर लीप देते हैं, तो जो गीली राख है उसका जो एक जो कलर है वो एक डार्क सा कलर रहता है, जैसे आप अंधेरा सा कलर रहता है। और उस समय आसमान का कलर भी, सूर्य अभी नहीं उगा है, सूर्य की अभी जो उपस्थिति नहीं हुई है, तो ऐसे में वो भी अभी एक कालीमा लिए हुए है, थोड़ा सा कहीं कहीं नीलिमा लिए हुए है। तो प्रातः जो नभ जो दिख रहा है सूर्योदय से पहले, जिसे आप उषा काल बोलते हैं, वो एकदम बहुत नीला शंख जैसे लग रहा है। तो शंख की एक जो खासियत है या उसकी एक पहचान है कि हम भारतीय जो लोग हैं या जो हमारे हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र मानते हैं। तो आसमान भी एक पवित्र सा ही दिख रहा है कवि को, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि गंदगी हो दिख रही हो, कहीं कुछ इस प्रकार का बाधा दिख रही हो। एकदम बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम नीले शंख जैसा दिख रहा है और पवित्रता का एहसास करा रहा है। राख से लिपा हुआ चौका, अब इसको राख से लिपा हुआ चौका का मतलब यही है कि जो आसमान है, जो वातावरण है, वह अभी कालीमा लिए हुए है, लेकिन उसमें अभी नमी है। ओस के कारण या वातावरण में जो ओस की बूंदें हैं उनकी नमी के कारण जो अभी तक वो जो कालापन है वो अभी भी एक नमी लिए हुए है, तो इसीलिए उसने गीला शब्द लिखा है। तो इसलिए आपको स्पष्ट करना है कि यहाँ जहाँ प्रातः नभ था वो पवित्रता का प्रतीक है, और यहाँ राख से लिपा हुआ चौका स्वच्छता का प्रतीक है, एक नमी का प्रतीक है। तो इसने कहा कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। अब ऐसा लग रहा है कवि को कि ये जो आसमान है वो कोई काली शिला है, कोई सिल है, जिसे आप सिल बट्टा बोलते हैं। गाँव में चटनी आदि बनाने के लिए सिल और बट्टा होता है। तो सिल एक पत्थर का एक समतल सा एक पार्ट होता है, तो वो काली सिल जो है उसको किसी लाल केसर से धो दिया गया है। अब देखिए, सूरज उगना शुरू हो गया, सूरज दिख नहीं रहा है, लेकिन अपनी अरुण आभा को वो अब फैला रहा है आसमान में। और जैसे क्षितिज पे आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि क्षितिज में पूरी लालिमा छा गई है, तो ऐसा लग रहा है उस काली जो स्लेट थी और काला जो आसमान था उस पर एकदम लाल रंग को के केसर से उसको धो दिया गया है। और केसर आप एक प्रकार का फूल है जो बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भी युक्त होता है, उसके काफ़ी लाभ होते हैं। तो उस केसर से उसको लग रहा है कि उस आसमान रूपी सिल को धो दिया गया है, या स्लेट पर, जैसे स्लेट का जो मटमेला सा रंग होता है या काला सा रंग होता है, उस पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब किसने मली है? तो ये कोई स्पेशल मलकर तो गया नहीं है। तो ये जो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मियाँ हैं, उनको कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार गांव में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनके पास स्लेट रहा करती है, वो अपने उसके ऊपर चौक आदि से उसको रंग देते हैं लाल चौक से,
वैसे कुछ नन्ही नन्ही अंगुलियां हैं जिसने पूरे आसमान रूपी स्लेट को रंग दिया है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ये जो अदृश्य अंगुलियां हैं ये और कोई नहीं, सूर्य की रश्मियां हैं ये। और ये आपको सारी चीज़ें आपको ग्रामीण जीवन में देखने को मिलेंगी। आजकल हम शहरों में देख लीजिए, कॉन्वेंट स्कूल हैं या किसी प्रकार के स्कूल हैं, वो स्लेट में पढ़ाते ही नहीं हैं, अब कॉपियों में या पेंसिल के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो ये स्लेट भी ग्रामीण जीवन की ही पहचान है। तो ये सब कुछ बताया गया है कि प्रातः का जो नभ है या उस पूरे आसमान का जो कलर है किस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। पहले नीले शंख जैसा था, फिर राख से लिपे हुए चौके जैसा हुआ, फिर जैसे ही सूर्य का उदय होना शुरू होता है क्षितिज पर तो एकदम लाल लीमा से युक्त हो जाता है पूरा वातावरण या क्षितिज। तो वैसा लग रहा है जैसे लाल केसर से रंग दिया गया हो, स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। तो ये सारा जो बताया गया है, ये जो प्रकृति है, जो प्रातःकाल का जो समय है, उषा का समय है, उससे भोर का समय है, वो किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए सूर्योदय होने लगा है, क्योंकि जो अरुणिमा है वो आ चुकी है, लालिमा आ चुकी है, उसके बाद जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या बोलता है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो देखिए जो नील जल में, कि नीले जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, आप दो अर्थ लगा सकते हैं इसके। एक तो जैसे नीला जल है, उसमें जब सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होने के बाद उसका जो अक्ष है, उसकी जो किरणों का अक्ष है, वो जब पानी में गिरता है तो वो पानी में एक पुंज बनता है उसका, और ऐसा लगता है जैसे कोई किरणें नहीं बल्कि कोई नारी की गोर वर्ण की जो देह है या उसका जो शरीर है वो झिल मिला रहा है पानी हिलने पर। और दूसरा अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि जो नीला आसमान है, उस नीले आसमान में सूर्य की जो किरणें हैं वो हिलती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सुबह का समय है, नमी का समय है, और नमी में कहीं थोड़ी हलचल, हवा की हलचल होती है, तो उस रश्मियों को आप हिलता हुआ सा आपको प्रतीत होगा। और ऐसा कवि ने कल्पना की है कि किसी की जो गोरी गोरी देह है या किसी का शरीर है, किसी नारी का, वो हिलता हुआ उसे प्रतीत होता है, और धीरे धीरे इस तरह जादू टूट जाता है। यानी जो सम्मोहन था जो इससे सूर्योदय के प्रति, उस उषा काल के प्रति, वो सम्मोहन अभी सूर्योदय होने के बाद टूटने लगा है। क्योंकि जो पल पल परिवर्तित होने वाला जो प्रकृति का जो परिवेश था, जो वेश था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। कि पहले नीले शंख जैसा दिखाया गया, फिर अब आसमान या नभ को राख से लिपे हुए गीले चौके जैसा दिखाया गया, उसमें कालीमा दिखाई गई, क्योंकि सूखी हुई राख तो भुरभुरी सी और एक ग्रे कलर का एहसास लेकर आती है, लेकिन उसको कालीमा से युक्त दिखाया गया। और उसके बाद उसने कहा कि वो किसी केसर से मल दी गई हो, किसी बड़ी सी सिल्क को। फिर उसने कहा कि इस पर किसी ने खड़िया लाल चौक में उसमें कलर कर दिया हो किसी स्लेट पर। तो इस प्रकार जो पल पल परिवर्तित और शब्दों को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े बिंबात्मक ढंग से, नए नए उपमानों के साथ उसने कवि ने बांधने की कोशिश की है। और फिर जैसे ही सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें इस आसमान में आपको दिखने लगती है, तो उसे नील जल में किसी गोर झिलमिल देह जैसा उसने माना है। तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इस प्रकार सूर्योदय जो होने के बाद जितना भी अभी तक जो भी जादू चल रहा था, जो भी जो सम्मोहन एक क्रिया चल रही थी, वो सब कुछ टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आइए आपको इसके भी अर्थ बताए गए हैं। आप इस अर्थ को आप किसी अन्य किताबों में, गाइड में, या जो भी आपको, जहाँ से भी आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको मिले, तो आप इसे देख लीजिएगा। बहुत सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका जो आप प्रकृति से इसको जोड़कर देखेंगे तो आगे देखिए कि भाव सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य क्या है? कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति, और प्रकृति कहाँ की? गांव की प्रकृति है ये। गांव में दिखने वाली जो एक प्रकृति जिसमें सूर्योदय का वर्णन किया गया है, बड़ा सुंदर ढंग से किया है और बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। और साथ ही साथ यहाँ प्रकृति आलम्बन रूप में प्रस्तुत हुई है। जो प्राचीन काल में जितने भी कवि हैं, उन्होंने प्रकृति को दो रूपों में अपने जो रचनाओं में प्रस्तुत किया है। एक तो आलम्बन और एक उद्दीपन। उद्दीपन वहाँ होता है जहाँ प्रकृति हमारे किसी भाव को उद्दीप्त करने में सहायक हो। जैसे कोई विरह में तड़प रहा है, तो उस समय ठंडी हवाएं, प्रकृति में रंग बिरंगे फूल, रंग उसकी विरह वेदना को और अधिक तड़पाते हैं, उसको और अधिक
उकसाते हैं, तो ऐसे में वहाँ उद्दीपन रूप में है। लेकिन हम जब प्रकृति से स्वयं खुद मोहित हो जाएं और प्रकृति हमारे सामने आलम्बन रूप में प्रस्तुत हो, तो उसे प्रकृति का आलम्बन रूप कहते हैं। जैसे पंत ने भी किया है, पहले सेनापति भी रहे हैं या पहले देव भी रहे हैं, तो ये सारे प्रकृति के आलम्बन रूप के ही चितेरे थे और यहाँ कवि ने भी आलम्बन रूप ही प्रस्तुत किया है। अब हम शिल्प सौंदर्य पे आते हैं। खड़ी बोली हिंदी का सरल रूप यहाँ देखने को मिला है और मुक्तक छंद है, माधुर्य गुण है। कवि ने नील जल में जैसे हिल रही हो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको पता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ नए बिंबों का, नए उपमानों का प्रयोग किया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार फिर पढ़कर सुना देता हूँ कि नीला शंख सुबह के आकाश के लिए कहा गया है कि सुबह का आकाश उतना ही पवित्र और उतना ही स्वच्छ दिख रहा है। और राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए, और काली सिल ये अंधेरे से युक्त आसमान के लिए। जैसे काली शिला होती है, वैसे ही बिना प्रकाश के जो आसमान है वो काली शिला के समान कवि को प्रतीत होता है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक, तो भोर से जो नमी युक्त वातावरण है उसमें उगते हुए सूर्य की लालिमा के लिए यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पर इसके अलावा नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह जो है नीले आकाश में सूरज के लिए है, या आप नीले जल में भी कह सकते हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जो आपको उचित लगे आप उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं। कुछ हम कठिन शब्दार्थ देख लें। भोर प्रभात के लिए बोलते हैं, जैसे प्रभात फेरी होती है ये सूर्योदय से ठीक पहले होती है। तो भोर का समय वो होता है जब आसमान में किसी प्रकार का प्रकाश ना हो। और नभ आकाश के लिए है। चौका रसोई बनाने का स्थान भी है, या कोई चौक भी आप बोल सकते हैं। और सिल जो है मसाला पीसने के लिए बनाया गया एक पत्थर होता है जो समतल होता है, रेक्टेंगल में होता है। और केसर विशेष फूल है, आपको पता है कि ये बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी फूल है। और मल देना यानी लगा देना। गोरी माने गौर माने गोरी, झिलमिल माने मचलती हुई, हिलती हुई। देह माने शरीर, जादू माने आकर्षण या सौंदर्य, जो प्रकृति का आकर्षण है, प्रकृति का सौंदर्य है, वो धीरे धीरे टूटने लगा है, तो यहाँ जादू के लिए है। उषा प्रातःकाल है, यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय, और सूर्योदय यानी सूर्य होने का, उदय होने का समय। तो आइए, ग्रह कार्य भी आपको अपने घर पर करना है बच्चों, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको कार्य दिया जाए उसको घर पे कीजिए, और आप अपने आप में उसको चेक कीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। अपने किसी टीचर्स को या अपने जो भी आपको हिंदी पढ़ाते हैं उनसे आप बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्र, सब चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आपको सभी को पता है गतिशीलता है, जहाँ भोर का जो प्रातःकाल का नभ है, भोर का नभ है, और उसके बाद धीरे 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 वो सूर्योदय तक का जो समय है वो एक जो प्रकृति है उसको गतिशीलता के रूप में दिखा रहा है, गतिशील रूप में दिखा रहा है। तो आपको उसका वर्णन करना है, उसको समझाना है। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सूर्योदय से पहले किस प्रकार जो चित्रण किया गया है, नीला शंख, राख से लिपा चौका, और केसर से सिल को जैसे मल दिया गया हो, स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो, तो ये सारा आप उसको बताना है। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए सूर्योदय के साथ टूट जाता है। जो पहले जितने भी चीज़ें हो रही थी वो जादू क्या है, सूर्योदय के होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। नहीं, जितने भी रंग प्रकृति भर रही थी वो रंग अब आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, तो आपने कहा कि ये कल्पना है कवि की, जो आसमान है उस पर पूरी लालिमा छा गई है। तो कवि को लगता है कि स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे अपनी नन्ही नन्ही अंगुलियों से अपने जो स्लेट है उसको रंग देते हैं, वैसे ही सूर्य जो है वो अपने नन्हे नन्हे जो किरणें हैं, रश्मियों हैं, उनसे उसको अदृश्य रूप में पूरे वातावरण को रंग देता है। तो भोर के नभ को राख से लिपा हुआ गीला चौका कहा गया है। आपको मैंने बता दिया था, इन पर आप ढंग से आप इनको देखिएगा। और उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, आपको पता है नीले शंख को आकाश की पवित्रता के लिए यूज किया गया है, निर्मलता के लिए। और आपको राख से लिपा हुआ चौका और उज्ज्वलता के लिए आप उसमें जिस प्रकार केसर से मल देना या सूर्योदय में के टाइम का समय है वो उज्ज्वलता का प्रतीक है। और आसमान के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, और ये सारे जो है नवीन उपमान है। उपमान आपको मैंने पहले बता दिया था कि उपमा अलंकार में जो उपमा अलंकार के अंग हैं उसमें उपमेय और उपमान होता है। उपमेय यानी कोई साधारण वस्तु
जिसकी तुलना करनी है, और उपमान कोई प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना करनी है। तो जैसे मुख की तुलना हम कमल से करते हैं, तो कमल एक प्रसिद्ध वस्तु है जिसके बारे में सब जानते हैं। तो वैसे किसी प्रसिद्ध चीज़ को हम जब किसी के लिए प्रयोग में लाते हैं तो वो उपमान कहलाता है। तो आप इतना ही आज पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।